हाय देयर, हमारी इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में फिर से मैथ्स पढ़ेंगे। इसके पहले दो क्लास इसकी आ चुकी है, जिसका मतलब आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास हो चुका है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के प्रकार। पढ़ेंगे परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। अभी ये मैथ्स जो है स्टार्टिंग में है। ठीक है, अभी आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद एडवांस भी आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से आपको मतलब आपके नॉलेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, ताकि आपको जो भी पता होगा वो सभी क्या हो जाएगा, ज्ञान रिफ्रेश हो जाएगा, आपका नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या के प्रकार में आज हम आपको बताएंगे। परिमेय संख्या टोटली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में पूरे तरह से संख्या को हम खत्म कर देंगे। तो परिमेय संख्या होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। एक होता है भिन्न, एक होता है भिन्न जिसको फ्रैक्शन कहा जाता है, और एक होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है, परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले का नाम है भिन्न, दूसरे वाले का नाम है पूर्णांक। इसको कहा जाता है फ्रैक्शन, उसको कहा जाता है इंटीजर। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, और इसको कहा जाता है इंटीजर। ठीक है, अब थोड़ा इसमें आपको हम तेजी से पढ़ाएंगे ताकि यह वीडियो जल्दी से खत्म हो सके, ताकि आपको आगे भी मैथ्स का नॉलेज दिया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भिन्न हो गया और ये पूर्णांक, यानी कि परिमेय संख्या के दो प्रकार है। एक का नाम है भिन्न, दूसरे का नाम है पूर्णांक। अब सबसे पहले जानेंगे हम भिन्न किसे कहते हैं, इसके बाद जानेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए, भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न भी एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं वह परिमेय संख्या जो सदैव धनात्मक रहे उसको भिन्न कहते हैं। यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या को भिन्न कहते हैं। अर्थात परिमेय संख्या जो थी उसमें ऋणात्मक भी आ सकता था। जैसे मान लीजिए 3/4 क्या था? एक परिमेय संख्या था, परिमेय संख्या थी, लेकिन इसमें ऋणात्मक आ गया। अगर ये ऋणात्मक है तो वह भिन्न नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर यही संख्या लिखी होती 3/4 तो यह हमारी भिन्न थी, क्योंकि यह पॉजिटिव है, सॉरी इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव है, और साथ ही साथ ये रेशनल नंबर है, यानी कि क्या है वो? परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या को ही भिन्न कहा जाता है। तो यहाँ पे भिन्न का डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे हम तो पूर्ण प्लस अंक यह आएगा। इसको आप हिंदी में पढ़े होंगे कि संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। हिंदी की क्लासेस भी आएंगी, उसमें आपको ये सारी चीज कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, यानी कि पूरा अंक। वह डिवाइड नहीं रहेगा, वह भागों में बटा नहीं रहेगा, वह पूरी तरह से पूरा अंक रहेगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम आपको बता दें कि संख्या रेखा जो होती है हमारी, एक संख्या रेखा होती है। देखिए ये संख्या रेखा है, इसमें बीच में जो होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है, यानी कि शून्य होता है। इसके दाहिनी तरफ जो होते हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, और इसके बाएं तरफ जो होती है वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो भिन्न क्या होता है? भिन्न संख्या रेखा पर उपस्थित अंक होते हैं जिनका हर जो होता है वो सदैव एक होना चाहिए। यानी कि जो डिवाइड होने पर जिनके हर में सदैव एक देखा जाए, या एक एकांक अंक हो या इकाई संख्या हो, उसको कहा जाता है क्या? पूर्णांक। कहने का मतलब यह है कि डेफिनेशन अगर आप भले ना बता पाए, लेकिन अगर कोई संख्या के द्वारा उसको समझा देते हैं तो वह तुरंत ही उसके परिभाषा तक पहुंच जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये लिखा है 6। अब 6 को हम चेक कर रहे हैं कि हाँ यह एक पूर्णांक है कि नहीं। तो अगर हम चेक करेंगे तो इसके हर में एक आ रहा है, यानी एकांक अंक आ रहा है। अर्थात इसका जो हर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अर्थात यह 6 जो है वह हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, 6 क्या है? हमारा एक पूर्णांक है। ठीक, अब इसको हम रब कर दे रहे हैं, इसके बाद अब आपको बताएंगे आगे थोड़ा। पूर्णांक का परिभाषा पता हो गया, यानी कि एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर सदैव एक होना चाहिए या एकांक होना चाहिए, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, या इंटीजर कहते हैं। ठीक, चलिए इसको जल्दी से रब कर देते हैं। अब एक एक करके आपको समझाते हैं। आप सब वो तो पहले डेफिनेशन हो गया उसका। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं भिन्न। भिन्न आपको बता दिया, धनात्मक परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या जो धनात्मक हो ऋणात्मक ना हो उसको भिन्न कहते हैं। अब भिन्न के प्रकार होते हैं। ठीक है, भिन्न टोटली 3 प्रकार के होते हैं। मेनली अगर हम देखा जाए तो 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। पहले वाले का नाम है उचित भिन्न, यह सब बहुत आसान है। उचित भिन्न। दूसरे वाले का नाम है अनुचित भिन्न,
अनुचित भिन्न, और इसके बाद क्या नाम है उसका, मिश्र भिन्न। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं हमसे तो हम पूरी तरह से गारंटी लेते हैं कि आपको याद हो जाएगा जरूर कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर समझा दे रहे हैं कि आखिरकार कोई भी संख्या कहाँ से बनी है, क्यों इसको मतलब ये कहा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जा रही हैं। तो उचित भिन्न, अच्छा उचित का मतलब क्या होता है? उचित का मतलब होता है सही, अनुचित का मतलब क्या होता है? गलत, मिश्र का मतलब क्या होता है? मिला जुला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उचित भिन्न अगर पूछा जाएगा, उचित भिन्न किसे कहते हैं? तो ऐसा भिन्न या ऐसी भिन्न जिसका अंश जो होता है हर से सदैव छोटा होता है। अब यह सुनने में तो थोड़ा टिपिकल लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब इसको हम अभी समझाएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, अब जैसे हम कोई संख्या लिख रहे हैं यहाँ पर 3/6, ठीक, 3/6 लिखा है। अब पूछा गया यह अनुचित भिन्न है कि उचित भिन्न है, तो भाई ये क्या है आपका? उचित भिन्न है, क्योंकि देखिए इसका हर अंश जो है वो हर से क्या है? छोटा है। इसका अंश ये जो है अंश, और ये क्या है? हर है। तो अंश जो है वो हर से क्या है? छोटा है। ठीक है, अंश जो हर से क्या है? छोटा है। तो इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि अंश जो है वो हर से हमेशा छोटा होना चाहिए, हर अंश से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब इसको उचित कहने का मतलब क्या है? देखिए, जो कोई भी अगर भिन्न रहता है, कोई भी डिवीजन में रहता है, तो उसका जो नीचे रहता है, नीचे यानी कि हर जो होता है वो टोटल संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी कि कुल कितनी संख्याएं ली गई हैं या कुल कितनी चीज़ लिए गए हैं। और ऊपर क्या है? ऊपर है कि उनमें से इतनी चीज़ लिया गया है। इसको हमने अपने पहले वीडियो में आपको समझाया है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल क्या है? 6 चीज़ें हैं, उनमें में से हम 3 चीज़ें ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जब 6 चीज़ें हैं उनमें में से 3 चीज़ें ली जा सकती हैं, तो ये काम क्या है? उचित है, सही काम है, इसलिए इसको क्या कहा गया? उचित भिन्न। अच्छा, अनुचित भिन्न इसका बिल्कुल क्या है? अपोजिट है, इसका बिल्कुल क्या है? रेसिप्रोकल है या उल्टा है। तो इसमें क्या होता है कि अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका अंश हर से सदैव बड़ा होता है। अब इसी को हम देखिए ऊपर उल्टा करके लिख देते हैं, 6/3। अब ये अंश जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है अंश, और ये जो आपको हर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, अब देखिए अंश क्या है? हर से बड़ा है, यानी कि अंश अब हर से बड़ा हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब यह उचित भिन्न हो गया या उचित भिन्न हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अनुचित का मतलब होता है गलत या जो सही न हो। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास टोटल 3 चीज़ें हैं, उनमें से हमने 6 चीज़ें ली हैं, तो यह कैसे संभव है? या इसीलिए इसको गलत भिन्न कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहा जाता है, या उचित नहीं होता है। ठीक है, देखिए 3 वस्तुएं हैं टोटल हमारे पास, उनमें से हम 6 वस्तुएं कैसे ले सकते हैं? इसलिए इसको अनुचित भिन्न कहा गया है। अगर कॉन्सेप्ट आपको एकदम पूरी तरह से आसान लगे तो बिल्कुल ही आप इसको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न में क्या होता है? मिश्र भिन्न कैसा भिन्न होता है? मिला जुला भिन्न होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को मिलाकर जो भिन्न बन जाता है उसको मिश्र भिन्न कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग। मिला जुला मतलब 2, 3, 4 नंबर एक साथ रहेंगे, दिखाई पड़ेंगे कि हाँ ये कैसा है। तो इसका फॉर्मेट आप देख लीजिए, बिल्कुल जैसे ऐसे लिखा है यहाँ पर 2 सहित 3/6 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर 2-3 संख्याएं एक साथ ही लिखी गई हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? मिश्र भिन्न कहा जाता है। अच्छा, मिश्र भिन्न को अगर आप बदलेंगे या इसको सरल करेंगे, यह सदैव अनुचित भिन्न आएगा। अगर आप देख लीजिए इसको सरल करके, सरल करने का तरीका पता होगा, 6 दूनी 12 3 15, इसमें मल्टीप्लाई इसको प्लस किया जाता है, सबको पता है। 6 दूनी 12 या 6 2 12 एंड प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होता है? 15, 15 और अपॉन में क्या हो गया? 6 हो गया, यानी 6 दूनी 12 3 15/6 हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास 6 वस्तुएं से जिनमें से 15 वस्तुएं ली गई हैं, तो जो कि संभव नहीं है या गलत हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनुचित भी कहा जा सकता है। परंतु अगर यह इस फॉर्मेट में लिखा है तो इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और इसके बाद क्या हो गया? मिश्र भिन्न। ये भिन्न यहाँ पर क्या हो गए? समाप्त हो गए। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं, हम खत्म करते हैं पूर्णांक को। ये सब बेसिक्स है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो आप कहीं भी कैलकुलेशन में, आप अगर एडवांस में पढ़ रहे हैं, मैथ्स या कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर ये सारी बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आगे जो भी आप क्वेश्चन हल करेंगे उसमें आपको डिफिकल्टी देखने को ज़रूर मिलेगी। और इन्हीं सारी चीज़ों को लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो बाद में उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनको छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती हैं और ऐसा उनको लगता है कि हमको मैथ्स आता ही नहीं है। ठीक है, तो जिसका बेस मजबूत रहता है उसका हर चीज़ मजबूत रहता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या आ गया? हमारा पूर्णांक आ गया। पूर्णांक, पूर्णांक को हमने बताया ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर सदैव क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, एकांक संख्या होनी चाहिए। या
जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 6 लिखा है, तो क्या है, एक पूर्णांक है। तो आप सोच रहे हैं कि इसका हर एक नहीं है, तो यह एक पूर्णांक नहीं है। परंतु अगर आप इसको सरल करेंगे, अगर इसको आप काटेंगे, तो अगर काटने के बाद देखेंगे 3 2 क्या होता है 6, यानी कि यह संख्या 2 थी। इसको सिर्फ 6/3 यानी कि अनुचित भिन्न के फॉर्म में लिखा गया था। तो यह संख्या जो है वो सरल करने के पश्चात क्या आ गई है, उसका हर एक हो गया है, इसलिए यह एक पूर्णांक है। यानी पूर्णांक क्या हो सकता है कि अगर कोई भी भिन्न है, कोई भी भिन्न, क्योंकि भिन्न तो भिन्न ही रहेगी, चाहे पूर्णांक रहे फिर भी वह भिन्न ही है, ठीक है। तो लेकिन धनात्मक होनी चाहिए। तो अगर कोई भी भिन्न है जो धनात्मक है और उसको सरल कर करके एकदम छोटा कर दिया जाए, उसके पश्चात उसका हर अगर एक आ रहा है, तो वह भिन्न सदैव क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा, पे आपने यहाँ पर देखा कि परिमेय संख्या जो थी वो 2 प्रकार की थी, एक पूर्णांक था, एक भिन्न था। और भिन्न का जो धनात्मक स्वरूप था, वो धनात्मक स्वरूप अगर उसका हर एक आ गया, भिन्न का ही हर एक आ गया जो धनात्मक में है, तो उसको पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है। और अगर माइनस में आ गया तो वो भिन्न नहीं होगा, लेकिन पूर्णांक होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, अभी बताते हैं, देखिए ध्यान से। अब तो यहाँ पर मतलब आपको क्लियर हो गया कि मतलब कहने का मतलब क्या है, पूर्णांक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका हर एक होता है, वो अगर कोई संख्या दी है उसको सरल करने के पश्चात, ठीक है। तो अभी कुल पूर्णांक होती है टोटल 3 प्रकार की, ये अभी होते हैं पूर्णांक, 3 प्रकार के होते हैं। पहले वाले का नाम है धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक भी कहा जाता है। चलिए हम धन पूर्णांक छोटा सा लिख दे रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम यहाँ पर ऋण पूर्णांक लिख देते हैं। और एक होता है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ठीक। ये शून्य पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और इसके बाद इसको कहा जाता है नल इंटीजर या जीरो इंटीजर, या इसको वॉइड इंटीजर भी कहा जाता है। तो ठीक है, अब धन पूर्णांक किसे कहते हैं हम, ऐसा पूर्णांक या ऐसी पूर्णांक जो सदैव क्या होती है, धनात्मक संख्या होती है, वो धन की तरफ जाती है, जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, उसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। ऋण पूर्णांक ऐसा पूर्णांक या ऐसी पूर्णांक जो सदैव क्या होती है, ह्रास को या कि हानि को प्रदर्शित करती रहती है, जो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, उसको कहा जाता है क्या, ऋण पूर्णांक। यह सदैव ह्रास को या सदैव या लॉस को दर्शाती है कि कोई भी चीज़ क्या हो रही है, खत्म हो रही है। शून्य पूर्णांक में सदैव क्या होता है, जीरो आता है। इसमें ना तो कोई धनात्मक होता है, ना तो कोई ऋणात्मक होता है। तो शून्य पूर्णांक में केवल एक संख्या आती है जिसका नाम क्या है, जीरो या शून्य, वही खुद ही है। तो इसके नाम में इसका एक ही एग्जाम्पल छिपा है कि वो क्या है, शून्य पूर्णांक है, ठीक है। आज संख्या खत्म ही कर देते हैं ताकि संख्या से रिलेटेड कोई भी इश्यू आपके पास न रहे। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर आपके पास था धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक भी कुछ प्रकार के हैं जिनको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इनके कुछ प्रकार है, जैसे यहाँ पर आ गई एक प्राकृतिक संख्या, दूसरे वाले का नाम है पूर्ण संख्या, वो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या। और तीसरी वाले का नाम आ गया सम संख्या। फिर इसके बाद आ गई विषम संख्या। फिर इसके बाद भाज्य संख्या। और इसके बाद अभाज्य संख्या। जिसको ऋण संख्या भी कहा जाता है, ऋण संख्या, ठीक। तो ये क्या हो गए, कुछ प्रकार हो गए हैं धन पूर्णांक के, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता देते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है या प्रकृति द्वारा जो प्राप्त है, इसलिए जिसे नाम में ही स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर संख्या लिख दे रहे हैं, तो देखिए प्रकृति द्वारा कोई भी वस्तु जो थी शुरुआत में जो थी, वो उसका हमेशा गिनना जो प्रारंभ होता है वो सदैव एक से गिनना प्रारंभ होता था, कि कोई भी वस्तु जो है वो एक से स्टार्ट हो रही है गिनना, कि एक वस्तु है, दो वस्तु है, तीन वस्तु है, इस प्रकार से वो इन्फिनिटी तक चली जाती थी।
तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिसका प्रारंभ जो होता है 1 से शुरू होती है वो ये संख्या, और कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है। यानी 1 से आरंभ होकर अनंत तक जो संख्या जाए वो प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या, अच्छा पूर्ण संख्या का आविष्कार जो हुआ वो मानव के द्वारा हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो का इन्वोल्वेशन हुआ, यानी कि जीरो को अडॉप्ट किया गया, जीरो को एक्सेप्ट किया गया। तो 1 से भी पहले संख्या कोई है जिसको कहा जाता है शून्य। तो शून्य से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अगर पूछा जाएगा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, तो देखिए पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, परंतु प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं नहीं आती हैं सारी की सारी, क्योंकि उसमें जीरो पूर्ण संख्या में है परंतु प्राकृतिक संख्या में जीरो का समावेशन नहीं है। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, परंतु सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक जीरो है, ठीक है। अब इस प्रकार से अगर हम देखें सम संख्या, आपको आसानी से पता होगा सम संख्या मतलब इवन नंबर, ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर, ये हो गया इवन नंबर, ये हो गया ऑड नंबर, ये हो गया कंपोजिट नंबर, और ये हो गया अभाज्य नंबर, या इसको रूड नंबर भी कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स नंबर, या बहुत पुरानी संख्या जिसको मतलब अभी बताएंगे आपको हम। तो सम संख्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या होती है जो सदैव 2 से विभाजित हो जाती है, जिसको काटने पर, जिसको सरल करने पर वो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, कट जाती है। तो इसमें 2 के सारे गुणज होंगे जो 2 से उत्पन्न होंगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गई, 6 हो गए, इसके बाद 8, 10, 12 एक्सेट्रा ऐसे जाते रहते संख्याएं, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं अगर देखा जाए तो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, 2 इक्का 2, 2 दूना 4, 2 तीका 6, 2 चौके 8, 2 पंचा 10, 2 छक्का 12, ये सारी संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही हैं, इसलिए वो क्या है, सम संख्याएं हैं, क्योंकि उनका 2 से विभाजन पूरी तरह से हो जा रहा है। तो चेक कर लेंगे, सम हो जाएगा। अच्छा सम का मतलब देखिए क्या होता है, बराबर, समानता वाला सम है। तो ये सारी बराबर है कि नहीं, 2 वस्तुएं बराबर बराबर बांटी जा सकती है, 4 वस्तुएं बराबर बराबर बांटी जा सकती है, 6 वस्तुएं बराबर बराबर बांटी जा सकती है, इसलिए इसको सम कहा गया है या बराबर कहा गया। समानता वाली संख्याएं हैं, इनको अगर 2 व्यक्तियों या 3 व्यक्तियों, किसी भी व्यक्ति के बीच में अगर बांटा जाएगा तो इनको बराबर दिया जा सकता है, ठीक है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनका 2 से विभाजन नहीं हो पाता है, ये 2 से नहीं करती हैं, ठीक है। इनको विभाजित करने पर, इनको सरल करने पर 2 से कभी नहीं करती हैं। विषम का मतलब क्या होता है, जो समान ना हो, जिसकी समानता व्यक्त न की जा सके, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, और भी इसके बाद 7, इसके बाद 9, इसके बाद ये चली जाती है संख्याएं अनंत तक, ये भी जाती है, ठीक है, ये भी अनंत तक जाती है इसको। अच्छा अगर हमारे पास 3 वस्तुएं, उसको कहा गया कि बराबर बराबर बांटो, साथ ही साथ वो पूर्णांक हो, क्योंकि पूर्णांक के अंदर भी तो पढ़ा जा रहा है। तो अगर हमारे पास क्या है, 5 वस्तुएं, तो उनको हम बराबर बराबर कैसे बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, विषम कहा गया है। या विषम का मतलब क्या होता है, कठिन, तो इसलिए ये क्या है, कठिन है बांटना, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, विषम संख्या कहा गया। इसके बाद आ जाती भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अच्छा सम संख्या और भाज्य संख्या में थोड़ी सिमिलरिटी होती है, ठीक है, परंतु इनमें दोनों में अंतर भी होता है। भाज्य संख्याएं, भाज्य का मतलब क्या होता है, जो विभाजित हो सके, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी डिवाइड हो जाए, किसी और संख्या से भी कट जाए, उसको क्या कहा जा सकता है, भाज्य संख्या कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो बताइए 6 एक भाज्य संख्या है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। हम कह रहे हैं कि 1 से तो ये विभाजित हो जाएगा, और साथ ही साथ 6 स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा। अच्छा किसी और अन्य संख्या से भी डिवाइड हो रही है, देखते हैं, तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 यानी, और इसके बाद 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उनको क्या कहा जा सकता है, भाज्य संख्याएं कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा भाज्य संख्या और सम संख्या में अंदर क्या हो गया, सारी सम संख्याएं जो आपको दिखाई पड़ रही हैं उस पर एक 2 दिखाई पड़ रहा है, 2 जो है वो सम संख्या है, परंतु वो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 को 2 से ही काटा जा सकता है, और क्योंकि और इसको 1 से ही सिर्फ काटा जा सकता है, ठीक है, इसको किसी तीसरी संख्या से काटा नहीं जा सकता है। तो जितनी भी सम संख्याएं हैं 2 को छोड़ने के पश्चात वो सारी अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन भाज्य संख्या में 2 का समावेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या का बिल्कुल, अब भाज्य मतलब क्या हुआ, जिसको विभाजित किया जा सके, विभाजित होने के लायक, इसको कहा जाता है भाज्य, ठीक है। अभाज्य जो भाज्य ना हो, अर्थात ऐसी संख्या जो केवल 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसको अभाज्य संख्याएं कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
कुछ संख्याएं जो आपको अभी हम देखने को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं अभाज्य संख्याओं को एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी अगर पूछा जाएगा अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम है 2। अच्छा, आप 2 एक बहुत स्पेशल नंबर है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। 2 सम संख्या भी है और साथ ही साथ अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि देखिए 2 को क्या है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है, जो कि स्वयं से डिवाइड हो रहा है, साथ ही साथ 1 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात यह क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, 1 को आप चेक करेंगे तो चेक करेंगे कि 1 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 जो है स्वयं से डिवाइड हो रहा है, यानी स्वयं से कट रहा है, और साथ ही साथ 1 से कट रहा है, 1 भी तो स्वयं ही है, इसलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसका अगर हम गुणज निकालेंगे, इसका मल्टीपल निकालेंगे, तो इसका मल्टीपल केवल और केवल 1 ही मिलेगा और कोई संख्या नहीं मिलेगी, और कम से कम इसके पास 2 मल्टीपल होने चाहिए। जैसे अगर हम 2 का मल्टीपल निकालेंगे तो फैक्टर, इसका मल्टीपल नहीं फैक्टर, तो इसका 1 का फैक्टर केवल 1 ही है। अगर 2 का फैक्टर हम निकालेंगे, 2 का फैक्टर 1 है और साथ ही साथ 2 है, 1 से डिवाइड हो रहा है, साथ ही साथ ये स्वयं से डिवाइड हो रहा है, और साथ ही साथ ये क्या है, यह एक सम संख्या भी है। तो 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए 2 का नाम है क्या, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या केवल यही या एक संख्या है जो कि क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि समअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 2 एक समअभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 सम भी है और साथ ही साथ ही क्या है, ये अभाज्य संख्या भी है। और बाकी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती हैं। इनमें देखिए, सबसे छोटी संख्या 2 होगी, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है, उसके बाद 11 आता है, उसके बाद 13, उसके बाद क्या आता है, 17। अगर आप चेक करेंगे तो 3 को केवल इसका एक गुणनखंड 1 आएगा और ये 3 ही आएगा, 5 का भी 1 और 5 आएगा, 7 का भी 1 और 7 आएगा, 11 का 1 और 11 आएगा, 13 का 1 और क्या आएगा, 13 आएगा, 17 का भी 1 और 17 आएगा। ऐसे अगर हम 1 से लेकर 100 तक चेक करेंगे तो 1 से 100 तक हमारे पास 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर आपके पास 25 अभाज्य संख्याओं का ज्ञान है तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इस प्रकार से संख्याओं का समावेशन है, संख्याओं का समापन यहीं पर होता है। इसके आगे संख्याओं को समझने के लिए आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी संख्याएं क्या हो गई, खत्म हो गई, इसको रब करने की क्या जरूरत है। तो अगर आपको 1 से 100 तक के सारे जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके नाम पता है तो आप उसको कमेंट्स में बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।